10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात हो रहे हैं कल बुधवार 18 सितंबर को। और पहले मरहले में इंतखाब हो रहा है, पोलिंग हो रही है 24 हलकों में, जिसमें कश्मीर वादी के 4 अजला से मुंसलिक 16 हलके हैं और जम्मू के 3 अजला से मुंसलिक 8 हलके हैं। तो इनमें वहाँ पे इंतखाबात कल हो रहे हैं, पोलिंग हो रही है और इसमें जोश खरोश के मनाजिर हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये इलेक्शन पहली बार इस ऐसे जोश खरोश के माहौल में हो रहे हैं। असेंबली के इंतखाबात 1987 के बाद जो इलेक्शन यहाँ पे हुए हैं सभी, इंक्लूडिंग जो 1989 का लोकसभा का इलेक्शन हुआ था कश्मीर में, तो इसमें 3 से 5% लोगों ने वोट डाले थे और श्रीनगर में एक ही उम्मीदवार ने फॉर्म भी भरा था। लेकिन 1996 में हरचंद के टर्नआउट अच्छा था वोटर्स का, लेकिन एक खास बात उसमें थी जिस पर काफी तनकीद हुई है, वो ये थी कि सिक्योरिटी फोर्स ने उस वक्त लोगों को घरों से बाहर निकाला। ये नहीं बताया कि किसको वोट देना है, लेकिन ये बताया कि वोट लोगों को डालना है। अब जिसकी मर्जी थी अपने पसंद के उम्मीदवार को डालना, किसी की मर्जी थी जाया करना, वो एक से ज्यादा निशानों पर लगा सकता था। लेकिन जिसको अब हम नोटा कहते हैं, उस वक्त बैलेट पेपर हुआ करते थे। तो अब ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं और जब से ये आई हैं तब से सिक्योरिटी फोर्सेस ने लोगों को घरों से निकालने का सिलसिला भी बंद कर दिया है। 2002 के इलेक्शन में ये काफी हद तक ये इल्जाम कम हुए कि सिक्योरिटी फोर्सेस लोगों को घरों से निकालते हैं। तो इसमें हालांकि काफी कम टर्नआउट हुआ था। 2008 के इलेक्शन में बड़ी हद तक टर्नआउट अच्छा था, लेकिन फिर भी वो इतना अच्छा नहीं था जितना कि 2014 में था। 2008 में एक एजुटेशन चला था कश्मीर में 3-4 महीने तक अमरनाथ लैंड रोक को लेकर के। उसके फौरन बाद इलेक्शन हुए थे जिसमें वादी कश्मीर में भी 17,51,000 लोगों ने वोट डाले थे, इस बात के बावजूद कि उन दिनों बाइकाट की मुहिम चलाई जाती थी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और मिलिटेंट ग्रुप्स जो थे वो इन्फोर्स करते थे, वो लोगों को बता देते कि वोट नहीं डालना है, इंडियन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करना है। ये एक नफी है जो कश्मीर में उनके मुताबिक आज़ादी की तहरीक चल रही थी। तो वो बता रहे थे कि जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे वो गद्दार हैं आज़ादी के। लेकिन उसके बाद 2014 में जो इलेक्शन हुए इसमें भी अच्छी तादाद में लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन फिर भी बढ़िया तो खौफ का माहौल था। हम ये कह सकते हैं कि 96 के इलेक्शन के समेत 2014 के इलेक्शन तक, बल्कि 2019 के जो लोकसभा वाले इलेक्शन हुए वहां तक ये बाइकआउट्स की कॉल्स थी और खौफ का माहौल रहता था। बहुत सारे लोग जो ऐसे थे जो घरों से नहीं निकलना चाहते थे खौफ की वजह से भी कई लोग, लेकिन कई लोग आइडियोलॉजिकल बुनियादों पर भी उनका नजरिया ये था कि वोट डालने से हमारी तहरीक कमजोर हो जाएगी, वो घरों से नहीं निकलते थे। ये इस वजह से, इस लिहाज से ये मुनफरद इलेक्शन है कि इस वक्त वो खौफ नहीं है, न कोई बाइकआउट की कॉल है। इसके अलावा इसमें इनमें से कई जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, इंक्लूडिंग जमात इस्लामी और दूसरे कई लोग जो उभरे 2016 के इलेक्शन में भी एंटी इंडियन डेमोन्स्ट्रेशन में, मसलन सरजान अहमद वगी और सरजान बरकाती जो एक फेस था 2016 के एजुटेशन का, वो खुद इलेक्शन लड़ रहा है 2 जगहों से। इस बार जमात इस्लामी के कई लोग हैं, हमारी इतलात के मुताबिक 9-10 लोग, और इनमें से एक जगह पे वो बच्ची में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वो सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा 2-3 लोग हैं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता, एक साहब हैं जो मिस्टर मुजफ्फर रिजवी, वो वहाँ पे रहे थे, वो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा बडगाम से जो हुर्रियत लीडर हैं, सरकर्दा हुर्रियत लीडर आगा सईद हसन, उनका फर्जंद आगा सईद मुंतजर इस वक्त पीडीपी का कैंडिडेट है बडगाम से। तो इस एतबार से बिल्कुल मुनफरद इलेक्शन है कि इसमें एक तो मैंने बता दिया कि कोई खौफ नहीं है, कोई धमकी नहीं है, बिल्कुल फ्री एंड फेयर एटमॉस्फेयर में सारा कुछ हो रहा है। दूसरा ये कि इसमें अलहदी की पसंद ग्रुप्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस एतबार से एक मुनफरद इलेक्शन है। अब इसमें जो इस वक्त इंतखाबी मंजरनामा बन रहा है वो ये है कि इसमें जो मेन पार्टीज हैं कश्मीर के 16 हलकों में, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी खासतौर से इनके बीच में ही ज्यादातर जगहों पे मुकाबला है। लेकिन बाज़ जो जगहों पे कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी हैं जिनका वहाँ पे जोर है, और अंदाजा है कि वो पीडीपी और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों
से सबकत ले सकते हैं। चंद एक जगहों पे मैं अलग अलग हलकों का जिक्र भी करूंगा। पहले हम जाएंगे अनंतनाग की तरफ। अनंतनाग में 7 इंतखाबी हलके हैं। अनंतनाग वेस्ट में इस बार फिर एक बार मुकाबला हो रहा है पीडीपी के अब्दुल गफ्फार सोफी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल मजीद लारमी के बीच में। अब्दुल मजीद लारमी पिछला इलेक्शन 2008 का नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पे जीते थे और अब्दुल गफ्फार सोफी को उन्होंने हराया था, लेकिन इससे पहले अब्दुल गफ्फार सोफी ने मेरे ख्याल से 2 इलेक्शन में पीडीपी के टिकट पे जीते थे। एक बार वो मिनिस्टर भी रह चुके थे हालत के। तो इनके बीच में ही ये मुकाबला है, जिसमें स्लाइटली जो हमारी रिपोर्ट्स वहां से आ रही है अनंतनाग वेस्ट से, जो पहले होम शालीबुग हुआ करता था और एक जमाने में नाम भी हुआ करता था, तो इस अनंतनाग वेस्ट से स्लाइटली एक एज नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट का मिल रहा है। इसके बाद दूसरा हल्का जो है जो अनंतनाग प्रॉपर है और वहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस के और कांग्रेस के मुश्तरक उम्मीदवार हैं पीरजादा मोहम्मद सईद, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रधान रह चुके हैं 1-2 बार और मिनिस्टर भी रह चुके हैं। वो जम्मू कश्मीर जो यूथ कांग्रेस है, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी वो रह चुके हैं कई बार। कोकरनाग इंतखाबी हल्के से वो कामयाब हुए थे, लेकिन इस बार कोकरनाग इंतखाबी हल्के को शेड्यूल ट्राइब करार दिया गया है और उसका लारनो कोकरनाग नाम है, इसलिए पीरजादा मोहम्मद सईद को शिफ्ट किया गया है वहां से अनंतनाग प्रॉपर की तरफ, जहां पे इनका मुकाबला पीडीपी के सरकर्दा उम्मीदवार डॉक्टर मिर्जा महबूब बेग के साथ है, जो मिर्जा अफजल बेग के साहिबजादे हैं। कई बार ये मुंतखब हुए हैं इलेक्शन में, 1983 में भी ये मुंतखब हुए थे वहां से, और उसके बाद जो गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार बनी थी उसमें भी ये मिनिस्टर के तौर पर शामिल हुए थे। उन्होंने कई इलेक्शन लड़े हैं, ये लोकसभा के मेंबर भी रह चुके हैं। डॉक्टर मिर्जा महबूब बेग ये अनंतनाग टाउन के रहने वाले हैं, इसका वो एडवांटेज है पीरजादा मोहम्मद सईद के मुकाबले में। लेकिन जो हमारी रिपोर्ट वहां से आ रही है उनके मुताबिक पीरजादा मोहम्मद सईद और डॉक्टर महबूब बेग से कहीं ज्यादा असर इस वक्त वहां पर एक आजाद उम्मीदवार का है, जो जिसका नाम पीरजादा मंसूर हुसैन है, जो इससे पहले शांगस इंतखाबी हल्के से 2 बार वहां से कामयाब हुए थे और ये महबूबा मुफ्ती के सियासी मुशीर भी रहे हैं पीरजादा मोहम्मद सईद। तो इसके साथ जो तीसरा हल्का है अनंतनाग ईस्ट, जो पहले शांगस हल्के इंतखाब हुआ करता था, तो डिलिमिटेशन में इनकी जो हदबंदी हुई है इसमें कई इलाके शांगस के आ चुके हैं और इसमें कई इलाके मटन साइड के जो पहले बिजबिहारा की कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ होते थे वो इसमें आ चुके हैं और वहां पे सीधा मुकाबला है इस वक्त पीडीपी के अब्दुल रहमान वीरी, जो कई मरतबा इससे पहले बिजबिहारा से मुंतखब हुए थे और मिनिस्टर भी रह चुके थे मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती की सरकार में। इनका मुकाबला है डायरेक्टली नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडवोकेट रियाज अहमद खान के साथ। तो हमारी जो इतलात अभी तक मिल रही हैं तो वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार का एज है और थोड़ा सा इनका एडवांटेज ये है कि जो अब्दुल रहमान वीर है उसका हल्के इंतखाब बदल दिया गया है। वो इतलात के मुताबिक बिजबिहारा से लड़ना चाहते थे, जहां से वो कई बार लड़ चुके थे, लेकिन वहां से महबूबा मुफ्ती अपनी बेटी इल्तिजा मुफ्ती को लड़ाना चाहती थी। उनका कहना है कि पार्टी इस पे इसरार कर रही थी कि वो वहां से लड़े। इसकी एक वजह यह भी थी कि मुफ्ती मोहम्मद सईद, महबूबा मुफ्ती, इन्होंने कई इलेक्शन वहां से लड़े हैं और जीते हैं बिजबिहारा से और ये इनकी आबाई कॉन्स्टिट्यूंसी है। और ये मैं तीसरे चौथे हल्के का जिक्र कर रहा हूँ जो बिजबिहारा सरी गुफारा जिसको हम कहते हैं, और इसमें हमारी इतलात के मुताबिक नेक एंड नेक कॉन्टेस्ट वहां पे चल रहा है इल्तिजा मुफ्ती का, जो पीडीपी के उम्मीदवार हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर अब्दुल गनी वीरी, जो एक जमाने में डॉक्टर थे, बाद में उन्होंने रिजाइन कर ले और अपने वालिद साहब के बाद ये वहां से इनको नेशनल कॉन्फ्रेंस का टिकट दिया गया डॉक्टर वीरी को। अब ये वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं एक मरतबा फिर बिजबिहारा से। तो इतलात के मुताबिक इनके बीच में ही वहां पे कांटे की टक्कर है। इसके अलावा जो 5वां इंतखाबी हल्का है वो है डोरू का। डोरू में बराह रास्त मुकाबला है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मुश्तरक उम्मीदवार हैं गुलाम अहमद मीर, हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, इलेक्शन वहां से जीते हैं डोरू से कई मरतबा। इनका बराह रास्त मुकाबला है पीडीपी के मोहम्मद अशरफ भट्ट साहब के साथ, जो पहले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे और उन्होंने रिटायरमेंट के बाद उन्होंने पीडीपी में शमूलियत इख्तियार कर ली और उनको वहां से टिकट दिया गया डोरू हल्के इंतखाब से। तो वहां पे हमारी इतलात के मुताबिक जो हमें अभी तक वहां पे मौसूल हो रही है, वहां पे गुलाम अहमद मीर का क्लियर एज वहां पे है। लेकिन ये सब
मुनहसर है इस बात पर कि कल कितने लोग, किस उम्मीदवार के फॉलोअर कितनी बड़ी तादाद में वहां से निकलते हैं। तो जो 7वां हल्का इंतखाब, जो जो छठा हल्का इंतखाब है, तो करनाल लारनो वहां पे जो मिस्टर जफरुल्लाह हैं, इनके नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट, उनके बीच में, और इसके साथ वहां पे कई ये जो कैंडिडेट्स हैं, इंक्लूडिंग ये जो पीडीपी का कैंडिडेट है, वहां पे अवामी एतमाद पार्टी का भी एक कैंडिडेट है, जिसका भी असर वहां पे कुछ हद तक है, जितने की पोजीशन में लोग नहीं बता रहे हैं वहां से है। तो वहां पे ये देखना पड़ेगा कि कल कौन से उम्मीदवार वहां पे कामयाब हो जाते हैं। और 7वां हल्का है पहलगाम का। पहलगाम में बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के इससे कबल भी वो मुंतखब हुए थे, वहां से अल्ताफ कल्लू 2014 के इलेक्शन में एमएलए रहे थे वहां से, और अब वो फिर अपनी किस्मत वहां से आजमा रहे हैं, और उनका मुकाबला है वहां पे पीडीपी के कैंडिडेट के साथ। और जो वहां पे रफी अहमद मीर हैं, जो अपनी पार्टी के एक इम्पोर्टेंट लीडर हैं और इससे पहले अनंतनाग से मुंतखब हुए थे, तो एमएलए भी रह चुके हैं, वो एमएलसी भी वहां से रह चुके हैं। इनके बीच में वहां पे मुकाबला है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक जो अभी तक हमारे पास हैं, वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट का एज है। ये अनंतनाग के साथ जगहों सेगमेंट्स का मैंने जिक्र किया। इसके बाद अगर कुलगाम की तरफ आएंगे, कुलगाम में 3 असेंबली सेगमेंट्स हैं। कुलगाम प्रॉपर पे जो मुकाबला है वो मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जो है, जो अलायंस के नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस के कैंडिडेट है, एक मरतबा फिर वहां से कुलगाम से। लेकिन वहां पे इस वक्त जमात इस्लामी का एक कैंडिडेट भी इलेक्शन लड़ रहा है, जिसका असर वहां पे है। देवसर के हल्के में भी जमात इस्लामी से वाबस्ता एक कैंडिडेट है। तो ये जो 2 कैंडिडेट्स वहां से हैं, इंक्लूडिंग ये सयार अहमद ऋषि, तो इनका वहां पे जमात इस्लामी में खासा इन्फ्लुएंस है। ये वोट जाहिर है कि ये पहले पीडीपी को मिलता था 2002, 2008, 2014 के इलेक्शंस में। इसका एक हिस्सा जमात इस्लामी उस वक्त ज्यादातर बाइकाट करती थी, लेकिन जो लोग भी वोट डालने के लिए निकलते थे, वो सब के सब लोग पीडीपी को वोट डालते थे। तो ये पीडीपी का एक एतबार से नुकसान है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक एतबार से एक एडवांटेज है। लेकिन वहां पे इस बार नेशनल जो इनके अलायंस के कैंडिडेट है मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, ये देखना है कि क्या जो जमात इस्लामी का कैंडिडेट है वो इनके बराबर आ सकता है, या सिर्फ वो पीडीपी वाले कैंडिडेट का वोट कम करके उनके जीतने का इम्कान बढ़ाता है। ये देखना बाकी है। इसके साथ जो देवसर का मैंने जिक्र किया, देवसर में एक जमात इस्लामी से वाबस्ता एक कैंडिडेट वहां पे है। ये सारे लोग जो हैं जमात से वाबस्ता एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के तौर पे वहां पे लड़ते हैं, क्योंकि जमात इस्लामी पर अभी तक पाबंदी है। तो वहां पे देवसर में असल मुकाबला जो है हमारी इतलात के मुताबिक वो वहां पे पीडीपी के मोहम्मद सरताज मदनी, जो महबूबा मुफ्ती के मैटरनल अंकल भी हैं, तो इनके साथ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो वहां पे कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, ये वहां पे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इत्तेहाद में अमानुल्लाह मान तो एक वहां पे कैंडिडेट है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां पे पीडीपी कैंडिडेट का पल्ला भारी है। अभी तक हमारी जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं देवसर से। तो मैंने ये 10 हल्कों का जिक्र किया। इसके बाद हम आएंगे शोपियान की तरफ। शोपियान में जो जैनपुरा हल्का इंतखाब है, जो पहले वची हुआ करता था, और 2008 में वहां से महबूबा मुफ्ती खुद इलेक्शन लड़ी थी और इलेक्शन जीती थी। 2014 में वहां पे एजाज अहमद मीर, जो खुद उसी एरिया से ताल्लुक रखते हैं, और उनके वालिद भी 1987 और 1996 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पे अब्दुल जब्बार मीर वहां से मुंतखब हुए थे एमएलए। बाद में ये एजाज अहमद मीर उनके फर्जंद शामिल हुए पीडीपी के साथ, और अभी लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, और पीडीपी ने एक गुलाम मोहिद्दीन वानी नाम के एक मकामी लीडर को वहां पे टिकट दिया है। लेकिन एजाज अहमद मीर जो है वो एक वहां से एक रेबल कैंडिडेट वो वहां पे लड़ रहे हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि वहां जमात इस्लामी ने अनाउंस किया है कि हम अपना सपोर्ट एजाज अहमद मीर को दे देंगे। तो वहां पे इस सूरत हाल में वहां पे मुकाबला डायरेक्टली एजाज अहमद मीर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और नेशनल कॉन्फ्रेंस के शौकत हुसैन गनाई, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलसी भी रह चुके हैं, इनके बीच में ही इस वक्त वहां पे है। तो शोपियान में जो कॉन्टेस्ट इस वक्त चल रहा है, वहां पे पीडीपी के मिस्टर यावर बांडे, जो स्कॉटलैंड से पढ़ के आए हैं, अभी वो ग्रीन हॉर्न है पॉलिटिक्स में, लेकिन
अभी ये एक इन पे एलिजिबली जो हमला हुआ था, तो इसकी वजह से ये सुर्खियों में भी आए थे। तो इनका ये भी एक एतबार से एक हाई प्रोफाइल फैमिली से आए हैं। इनके जो ग्रैंडफादर थे अब्दुल मजीद बांडे, तो उन्होंने वहां से, और इनके मतलब मोहम्मद शफी बांडे इनके फादर और ग्रैंडफादर, ये दोनों वहां से कांग्रेस के इंपॉर्टेंट लीडर रहे हैं। एमएलए भी वहां पे इनके ग्रैंडफादर रहे हैं कांग्रेस के, कम से कम 2 बार मेरे ख्याल से उन्होंने वहां से इंतखाब जीता था। तो इनका ये बैकग्राउंड है यावर मजीद बांडे का। तो इनका मुकाबला जो है वहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट के साथ है, लेकिन वहां पे कुछ और कैंडिडेट्स भी हैं, और वहां पे ये भी देखना है कि जमात इस्लामी का भी वहां से एक उम्मीदवार है। वहां पे एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट की सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है। इस वक्त तक ये कहना मुश्किल है कि वहां से किसको फायदा होता है। उसके बाद हमारा पुलवामा का डिस्ट्रिक्ट है। पुलवामा में 4 हल्के हैं, जिसमें पुलवामा प्रॉपर है। पुलवामा प्रॉपर में पीडीपी के हाई प्रोफाइल कैंडिडेट वहीदुर रहमान परा का मुकाबला है मोहम्मद खलील बंद के साथ। मोहम्मद खलील बंद इससे पहले भी लड़ चुके हैं वहां से इलेक्शन 2002 में, 2008 में, 2014 में, और 3 बार वो वहां से मुंतखब हुए हैं पीडीपी के टिकट पे। लेकिन इसके बाद ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ शामिल हुए, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको वहां पे उम्मीदवार खड़ा किया है 2024 के असेंबली इंतखाबात में। तो इनका मुकाबला डायरेक्टली वहीदुर रहमान परा के साथ है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट है। वहां पे वहीदुर रहमान परा का थोड़ा नुकसान ये है कि वहां पे जमात इस्लामी ने भी एक वहां पे कैंडिडेट खड़ा किया है, जिसका एक इन्फ्लुएंस है, क्योंकि वहां पे जमात इस्लामी का एक वोट बैंक है पुलवामा में, जो पहले पीडीपी को वोट डालता था। अब ये देखना है कि वहीदुर रहमान परा को क्या इसमें से कोई वोट मिलता है। अभी तक ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि वोट इनसे कम हो जाएगा, जिससे इनके लिए खतरा बढ़ेगा। और पहले भी इनके जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का कैंडिडेट था 2014 में, इसमें 1000 वोट का ही फर्क रहा था। लेकिन डायनामिक्स हर इलेक्शन में बदलती रहती है। इस बार ये देखना है कि वहां पे क्या होता है। अब लेकिन कई साल के बाद ये पहली बार लग रहा है कि वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी एक उम्मीद है। ये हल्का कभी नहीं जीता है 2002 के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी तक। इसके अलावा जो साथ है इसका दूसरा हल्का, वो है राजपुरा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के वही उम्मीदवार जो पहले भी थे लगातार, गुलाम मुहिउद्दीन मीर, जो मुंतखब हुए थे। 2 बार वो हारे, 2 बार वहां से 1 बार मुंतखब हुए थे। अब वो फिर लड़ रहे हैं और इनका वहां पे अच्छा खासा जोर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार का क्लियर एज है। इसके बाद जो पामपुर का हल्का इंतखाब है, पामपुर में जहूर अहमद मीर रिपीट हैं पीडीपी के कैंडिडेट। इस बार एक मरतबा फिर लगातार 2002 में इनके वालिद साहब अब्दुल अजीज मीर ने इलेक्शन जीता था पीडीपी के टिकट पे, लेकिन 2 महीने के अंदर उन्हें एक टेररिस्ट अटैक में मारा गया। और उसके बाद जहूर अहमद मीर आए, जिन्होंने एक ज़मीनी इलेक्शन जीता, जो उसके मतलब उनके वालिद साहब की असैसिनेशन के फौरन बाद हुआ। उसके बाद जो इलेक्शन हुए 2008-2014 वो भी इसने लड़े, और वो भी इसने वहां से जीते। एक मरतबा फिर वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जस्टिस हसनैन मसूदी के साथ, जो अभी तक 2014 से 19 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के मेंबर थे साउथ कश्मीर से। उनके साथ उनका मुकाबला बराह रास्त है। 2014 में उनके फर्जंद यावर मसूदी के साथ उनका मुकाबला था, जिस वक्त यावर मसूदी वहां से हारे थे। अब इस वक्त जो हमारी रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक वहां पे पीडीपी के उम्मीदवार जहूर अहमद मीर का एज है मसूदी साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार है इनके ऊपर। तो लेकिन ये कल पता चलेगा कि कौन सी जहत इख्तियार करते हैं, कौन से रुझान वहां पे बनते हैं। ये मैंने कश्मीर के 16 हल्कों का जिक्र किया। इसके बाद अगर हम रामबन डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाएंगे, रामबन में बराह रास्त मुकाबला है इनका अलायंस का, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के का अलायंस है, उनका कैंडिडेट और बीजेपी का कैंडिडेट। वहां पे हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी के उम्मीदवार का एज है वहां पे। तो दूसरा हल्का जो है बानीहाल प्रॉपर, तो बानीहाल प्रॉपर में एक फ्रेंडली कॉन्टेस्ट चल रहा है अलायंस का। वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस पे सजाद शाहीन भी लड़ रहा है, और कांग्रेस की तरफ से वहां जो वकार रसूल वानी साहब हैं वो भी वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं। दोनों अलायंस से ताल्लुक रखते हैं, और इनका मिस्टर शान एक और हैं जो वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका भी वहां पे वोट है। लेकिन ये देखना मतलब ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि वहां पे इनके बीच में एक कांटे का मुकाबला है नेशनल ये जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सजाद शाहीन और कांग्रेस के वकार रसूल वानी के बीच में। तो ये मैंने रामबन जिला का जिक्र किया। इसके बाद डोडा का जिला है। डोडा में 3 सेगमेंट्स है। डोडा
वेस्ट है, डोडा वेस्ट में इस वक्त जो वहां पे मुकाबला चल रहा है उसमें एज हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी कैंडिडेट का है। डोडा प्रॉपर में खालिद नजीब सहरवर्दी वहां से हैं। तो इनके बारे में बताया जा रहा है कि इनका वहां पे अच्छा खासा असर रसूख है। इसके बाद जो भद्रवाही कॉन्स्टिट्यूंसी है, भद्रवाही कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मुस्लिम कैंडिडेट्स, दो मुस्लिम कैंडिडेट्स के बीच में वोट तकसीम हो रहा है, जिसका बराह रास्त मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार को वहां से हो सकता है। इसके बाद जो किश्तवाड़ की 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, किश्तवाड़, पाउडर और इंद्रवाल। किश्तवाड़ प्रॉपर में शगुन परिहार का मुकाबला बराह रास्त सजाद अहमद किशलू के साथ, दोनों का मुकाबला वहां पे बराबर है कि कुछ कहना वहां पे मुश्किल है। पाउडर वाले हल्के इंतखाब से जो हमें रिपोर्ट्स मिलती हैं वहां पे क्लियर एज है बीजेपी के कैंडिडेट का। और जो हल्के इंतखाब इंद्रवाल है वहां से गुलाम मोहम्मद सरोदी भी लड़ रहे हैं, लेकिन वहां पे अलायंस और बीजेपी इनके बीच में ही वहां से मुकाबले की खबरें आ रही हैं। गुलाम मोहम्मद सरोदी का असर रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत कम हो चुका है। तो ये 24 हल्के हैं जो कश्मीर के 16 और 8 जम्मू के, जिन पे कल इलेक्शन हो रहा है। इसमें ये इम्पोर्टेंट बात है कि हर एक पार्टी ने अपनी इतनी कैंपेन चलाई। जमात इस्लामी ने सपोर्ट दे दिया हल्के इंतखाब चीफ से एजाज अहमद मीर को। इसके अलावा उन्होंने अवामी इत्तेहाद पार्टी को भी अपना सपोर्ट दिया है जहां जहां से इनके कैंडिडेट लड़ रहे हैं। तो अब ये देखना कल है कि कितने लोग इनके बाहर आते हैं, किस तरह से ये लोगों को मुतमईन करेंगे कि अभी तक जो पिछले 35 साल के दौरान जिस आइडियोलॉजी के साथ हम रहे हैं, और जब हमने लोगों को यहाँ पे बाइकआउट की कॉल दी थी, लोगों को वो वोट नहीं डालने देते थे, अब किस तरह से ये लोगों को मुतमईन करेंगे वोट देने के लिए। तो ये सारी चीजें देखना बाकी है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो अस्करी जो सिचुएशन है, जैसे कि इनकाउंटर्स होते थे, किलिंग्स वगैरह होती थी, वो अभी तक नहीं हुई हैं। इस लिहाज से हमें ये लग रहा है कि जो टर्न आउट इस इलेक्शन में होगा, ये सारे टर्न आउट्स जो है 1987 के बाद ये इनको ब्रेक कर लेगा। सब मतलब जो भी इलेक्शन हुए थे लोकसभा के या असेंबली के, उनसे कहीं ज्यादा टर्न आउट इस इलेक्शन का रहेगा। हम बदस्तूर आपके साथ जुड़े रहेंगे, इंतखाबी मंजरनामा आपके साथ पेश करते रहेंगे। शुक्रिया।